अभी हम केस नंबर जो 4 है उसको डिस्कस करने लगे हैं कि जो कि रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे, जिसमें हमें एक एग्जांपल ये दी हुई है कि ये एक इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है एक रैशनल फंक्शन का, और इसमें हमारे फैक्टर है, पहला फैक्टर एक्स है और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ये रिपीट हो रहा है, ये फैक्टर हमारा रिपीट हो रहा है, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हमारा रिपीटेड एंड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए अगेन हमें उसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन की जो डीकम्पोजिशन है वो करनी पड़ेगी, और वो डीकम्पोजिशन करने के लिए हम ये वाला जो फंक्शन है पूरा एफ ऑफ एक्स ये इधर साइड पे लिखते हैं, 1/x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और फिर हम सबसे पहला फैक्टर x है वो लिख देते हैं, और इसके ऊपर चूंकि ये लीनियर फैक्टर है तो हमने सिंपल a लिख दिया, प्लस फिर हम ये जो फैक्टर एक दफ़ा है जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये लिखा, और इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, bx प्लस सी, बिल्कुल। और फिर दूसरी दफ़ा इसको रिपीटेड फॉर्म में लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंप्लीट का स्क्वायर, और फिर इसके लिए जो हम लिखेंगे वो डी एक्स उसी तरह, क्योंकि एक एक्स वाली टर्म हम एक एक्स वाला कांस्टेंट होना चाहिए, और प्लस ई। तो ये हमारे पास टोटल 5 कांस्टेंट्स आ गए हमारी इस इक्वेशन के अंदर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है जी। अब हम इस इक्वेशन को उसी तरह रिड्यूस कर लेंगे जैसे हमने पिछले केसेस में किया था। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो नीचे वाली पूरी पॉलिनोमियल है इसके साथ मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे मेरे पास ये जो x है इस x से कैंसिल होके फिर a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो टर्म है इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो x आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास एक फैक्टर इसमें से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्र प्लस 1 ये आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास डी एक्स प्लस ई जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे ये आपस में आप कैंसिल हो गए जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास लास्ट में सिर्फ x बचा। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे 1 ही है, ये जो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x स्क्वायर। ये मैंने a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो फार्मूला अप्लाई किया, और इसी तरह फिर मैं बी एक्स प्लस सी को लिख लेता हूँ, और ये जो x फैक्टर है ये मैं इस इधर अंतर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो एक्स क्यूब बन जाएगा और प्लस x बन जाएगा। ठीक है, और ये फ़िलहाल मैं ये जो डी एक्स प्लस ई है ये मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब हम इनको अंदर मज़ीद टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ए एक्स की पावर 4 प्लस ए प्लस 2a एक्स की पावर 2 प्लस, और फिर हम जब अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो बी एक्स है इसको मैं एक्स क्यूब से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बी एक्स की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह बी एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बी एक्स की पावर 2 बन जाएगा। फिर मैं अब सी कांस्टेंट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सी एक्स क्यूब हो गया एंड सी एक्स हो गया। ठीक है जी, तो ये टोटल 4 टर्म्स आनी चाहिए वो आ गई। फिर हम इनको भी डी एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डी एक्स का स्क्वायर है एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि जो एक्स की पावर वाले हैं हम उन्हें किसी तरह कंबाइन कर सकें। तो मैं नेक्स्ट पेज पर इनको कंबाइन करता हूँ, तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे आप ये देखते जाएं कि हमारे पास x जो क्यूब वाले हैं वो दो दो हमारे पास टर्म्स हैं, एक क्यूब नहीं x की पावर 4 वाले, a की पावर x4 है और इधर b की पावर x4 है, तो हम इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस
बी की पावर उसके साथ कॉमन लिया एक्स की पावर 4 प्लस नेक्स्ट जो हमारी टर्म है क्यूब वाली, इसके अंदर जो क्यूब वाली टर्म है वो एक ही है सी वाली, तो हम उसको सिंपली लिख देंगे सी एक्स का क्यूब। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको ट्राई कीजिए। 2a प्लस बी प्लस डी इंटू एक्स का स्क्वेयर एंड प्लस सी प्लस ई, ये हमारी एक्स वाली टर्म आ गई, और जो विदाउट यानी एक्स है वो एक ही टर्म है, वो दैट इज़ ए। ठीक है जी, तो ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमारा जो अगला इसमें पार्ट है दैट इज़, या अगला जो स्टेप है वो हमें इक्वेट करना होगा। ठीक है जी, तो इसमें अभी हम इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स की पावर 4 के लिए कर लेते हैं। तो चूंकि लेफ़्ट साइड पे एक्स की पावर 4 की वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये ज़ीरो आ गई, एंड राइट साइड पे ए प्लस बी है, और एक्स की पावर 3 जो है इसके लिए अब हम कर लेते हैं। तो अगेन इसके लिए लेफ़्ट साइड पे कोई टर्म नहीं है, और राइट साइड पे सिर्फ सी है, और एक्स की पावर 2 के लिए अगेन लेफ़्ट साइड पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो राइट साइड पे स्क्वायर के लिए जो 2a प्लस बी प्लस डी, ये पूरी टर्म आ गई। एंड फॉर एक्स, अगेन एक्स लेफ़्ट साइड पे नहीं है, तो राइट साइड पे जो एक्स है वो सी प्लस ई है। फॉर एक्स की पावर 0 के लिए अब हम कैलकुलेट जब करते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे 1 है, और राइट साइड पे सिर्फ ए है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इक्वेशंस क्रिएट करने के बाद भी अगर हम इसको अगर कुछ नेम्स असाइन कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये 3 है, और ये 6। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें दो ऐसी इक्वेशन हैं जो हमें डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रही हैं या कुछ वैल्यूज़ दे रही हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये केस है जहाँ सी की वैल्यू उसने हमें डायरेक्ट दे दी, और इस केस में उसने हमें ए की वैल्यू डायरेक्ट दे दी। इसका मतलब है कि हमें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब इससे हमें सी भी पता चल गया और ए भी पता चल गया। अब हम इजीली, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखें, तो जो कि a प्लस बी है, इसमें अगर हम ये a की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको ऐसे इधर सॉल्व कर देता हूँ। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 प्लस a की वैल्यू चूँकि 1 है इस केस में, एंड प्लस b, तो इससे हमारे पास जो आंसर आया वो b इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई, c पहले से ही है, a भी पहले से है, तो ये हमारे पास इजीली कैलकुलेट होगी। अब हम ये वाली जो टर्म है, लेट्स से ये फोर्थ वाली ले लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन। इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें हमें डी पता करना है, और ए भी हमें पता है और बी भी पता है। तो अगर ए और बी की वैल्यूज इस इक्वेशन में फोर्थ नंबर में पुट करें तो हमारे पास आंसर डी वाला आ सकता है। तो हम कहते हैं जी, पुट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्या आंसर आएगा, ए की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये 2a है, तो 2 आ जाएगा, माइनस बी की जगह मैं -1 पुट करूँगा, ये -1 आ जाएगा, एंड प्लस डी। ठीक है, तो ये 1 माइनस होगा जब 2 से, तो ये 1 रह जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अब जो 1 जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो डी जो है वो भी -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास सिर्फ ई बाकी रह गया, क्योंकि हमने ए बी सी और डी पता कर लिया। अब ई के लिए हम इक्वेशन नंबर 5 का सहारा लेते हैं और उसमें हम सी की सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। तो हम कहते हैं जी पुट सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो जब हमने यहाँ 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ई, तो हमारे पास ई का जो आंसर आया वो भी 0 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यूज़ हमने पता कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो अब हम अपने ओरिजिनल फंक्शन पे जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी कि जहां हम डीकम्पोजिशन कर रहे थे, अब हम ये एक कांस्टेंट की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो जहां पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनलाइज्ड क्या इक्वेशन या टर्म्स बनती हैं। तो हमारी पास इक्वेशन नंबर 1 थी x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र इज इक्वल टू, अब जो a था, a की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो 1 ओवर x आ गया, प्लस जहाँ एक्स स्क्र प्लस 1 ये टर्म थी। ऊपर हमारे पास b की जो वैल्यू थी b -1 था और जो c हमें चाहिए था c 0 था। ठीक है, तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा एंड प्लस 0। ये फिलहाल मैं लिखता हूँ, फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर हमारे पास अगली जो टर्म आ गई एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। तो यहाँ d की जो वैल्यू है वो हमने -1 अगेन कैलकुलेट की हुई है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगी एंड प्लस जो e की वैल्यू है दैट इज़ 0 अगेन, ये आ गई। ठीक है, अब इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मेरे पास जो फाइनलाइज्ड आंसर होगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा एक्चुअली आंसर नहीं है, ये हमारी सिंपल जो टर्म्स निकलेंगी वो ये निकलेंगी। माइनस को मैं इधर नीचे ले आता हूँ, इधर लिख देता हूँ, तो ये एक्स स्क्र प्लस 1 एंड माइनस ये भी माइनस हो गया, ये एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। अब चूंकि ये इंटीग्रल था तो हम इसका इंटीग्रल ले लेते हैं, उसके साथ डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरी जो राइट साइड है इसका भी हम इंटीग्रल ले लेते हैं। तो अब हम इन पर जो इंटीग्रेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम कहेंगे जी 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रल है वो हम लिख देते हैं एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी एक्स है एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र का डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब हमें ये तो पता है, ये हमने पहले भी ये परफॉर्म किया हुआ कि अगर हमारे पास 1 ओवर एक्स आ जाए तो एक्स का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है वो ऊपर अवेलेबल है, तो ये नेचुरल लॉ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नेचुरल लॉ के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें ये देखना होगा क्या नीचे वाली जो टर्म है उसका ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो बिल्कुल अवेलेबल है। जो एक्स स्क्र प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन एक्स अवेलेबल है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ इजीली सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जहाँ एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो हम ये कहते हैं कि वी सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 और हमारा जो डेरिवेटिव इसका आएगा वो 2x इंटू डी एक्स है, क्योंकि मैं डी एक्स इस साइड पे ले आऊँ। तो किसी तरह हमारा इधर इस साइड पे 2x होना चाहिए और इधर भी। अब यही सेम सब्स्टिट्यूशन हम दोनों जगह कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो इस तरह हम इजीली ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो 1 ओवर एक्स, इसको मैं एक्स की टर्म में रहने देता हूँ और ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है इसमें मैं एक्स स्क्र प्लस 1 की जगह तो u पुट कर देता हूँ और जो 2x प्लस x है। ठीक है, अब हमारे पास चूँकि 2 नहीं है तो हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, तो हम इसकी जगह du लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इधर ही थोड़ा मेंशन कर देता हूँ ताकि
आपको समझने के लिए इजी हो कि मैं इधर 2 इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई भी करता हूँ, नीचे डिवाइड भी करता हूँ। सेम इज़ द केस विद दिस, मैं ऊपर 2 मल्टीप्लाई भी करता हूँ, नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पूरी 2x dx टर्म आ गई है, तो हम इजीली यहाँ ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं 1/2 जो है वो कांस्टेंट बाहर ले आता हूँ, तो हमारे पास जो ऊपर अंदर आंसर आएगा वो du डिवाइड बाई u आएगा। ठीक है, इसी तरह -1/2 और इंटीग्रल ऑफ du डिवाइड बाई u का स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स वाली टर्म है, मैं डायरेक्ट इस पे नेचुरल लॉग, चूँकि इसका आंसर है नेचुरल ऑफ एक्स, ये आंसर आ गया, एंड -1/2। और ये जो u है, अब इस पे भी सेम यही रूल अप्लाई कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये वेरिएबल x है और ये वेरिएबल u है, तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ u लिख दिया यहाँ। ठीक है, एंड -1/2। अब इस पे हमें पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इस पे पावर रूल लग सकता है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट पावर रूल लगा रहा हूँ, आप इसको साइड पे प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो एक तो नीचे -1 आएगा, तो नेगेटिव इस पॉजिटिव नेगेटिव को 1 कर देगा या पॉजिटिव कर देगा, और हमारा जो आंसर आएगा वो 1/u आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c। अब मैं सिंपली इसमें जो u है जो हमने इधर एज्यूम किया था उसकी वैल्यू x² + 1 ये वापस पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ x मॉड एंड 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² + 1। ठीक है जी, एंड प्लस ये 1/2 इंटू, बल्कि मैं इसके साथ ही नीचे ही लिख देता हूँ, x² + 1, ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, एंड प्लस c। ठीक है जी, तो ये ऐसे चीज़ें कर दें। अच्छा, ये आंसर आपका ये आंसर भी हो सकता है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई अगर ना भी करें तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये जो लॉग वाली टर्म्स हैं आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये पढ़ा हुआ है पहले से कि जो लॉग होते हैं वो अगर कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हों तो उनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इस केस में हमें चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तो जो अगर हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर दो नेचुरल लॉग की टर्म्स जो हैं वो उनमें प्लस हो तो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और अगर नेगेटिव हो तो वो डिवाइड हो रही होती हैं। तो असल में हमारा इसमें जो आंसर बनेगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये जो एक्स मॉड है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये चूँकि हमारी टर्म है ये नीचे आएगी, ये वाली टर्म x² + 1 ये नीचे आएगी। और हमने ये भी एक फार्मूला या एक रूल ये भी पढ़ा हुआ है कि जो पावर होती है वो लॉग से नीचे आ जाती है, इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो जाती है ये वापस ऊपर भी पावर भी जा सकती है, तो ये हम यूँ भी कर सकते हैं कि इसको वापस पावर को वापस ले जाएं, x² + 1 की पावर 1/2 हो जाए जो कि अंडर रूट की इक्वल होती है, तो ये असल में x² + 1 जो है ये अंडर रूट बन गया, और ये एज इट इज़ आ गया, बाकी सब एज इट इज़ आ गया, 1/2 x² + 1 और प्लस c। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ये भी करना चाहें तब भी ठीक है, और अगर आप यहाँ तक स्टिक करना चाहें तब भी ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स आपके वैलिड कंसीडर होंगे। तो यहाँ हमने सिंपली बड़े इजीली एक और जो रैशनल फंक्शन था उसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया।